गुड मॉर्निंग गाइस। इजी टू लर्न 007 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों को हमने दोबारा से 4 भागों में बांटा है। ठीक है जी। पहला है हमारा आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस और चौथा है सहसंयोजी ठोस। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम इनमें अवयवी कण की बात करें तो इनमें अवयवी कण, आयनिक ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं, जबकि धात्विक ठोसों में अवयवी कण धातु और आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोसों को मैं दोबारा से बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि इन्हें फिर से बांटा गया है। उसके बाद सहसंयोजी ठोसों की बात करें तो इनमें अवयवी कण अधातु होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं अवयवी कण वह इकाई है जिससे मिलकर एक पदार्थ बना होता है। अवयवी कण धातु हो सकते हैं, अवयवी कण अणु हो सकते हैं, अवयवी कण धातु हो सकते हैं और यहाँ तक कि अवयवी कण आयन भी हो सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जितने भी पदार्थ हैं इनमें जो इनके अवयवी कण हैं वो किस बंध से बने होते हैं या इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है। जैसे देखिए तो परमाणु हैं, आयन हैं, अवयवी कण हैं मान लेते हैं और ये एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। उस फोर्स को अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो वहाँ ये फोर्स कहा जाता है, जबकि रसायन विज्ञान में हम इसे बंध कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आयनिक ठोसों की तो आयनिक ठोसों में जिन आयनिक ठोसों में आयनिक बंध पाए जाते हैं। ठीक है। दो आयनों के बीच में खासतौर से धातु और अधातु के मिलन से आयनिक ठोस बनता है, तो इनके बीच में आयनिक बंध पाए जाते हैं या हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के हिसाब से कि इनके बीच में वैद्युताकर्षण बल पाया जाता है। जबकि अगर हम धात्विक ठोसों की बात करें तो इनके बीच में धात्विक बंध पाए जाते हैं। जबकि आणविक ठोसों की बात करें तो इनके बीच में वीक वंडर वाल्स बल पाए जाते हैं, जबकि सहसंयोजी ठोसों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। आपके लिए एक बार बता दूं कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। तो देखिए सहसंयोजी बंध जो होते हैं जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी करते हैं तब सहसंयोजी बंध बनते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम आयनिक ठोसों की बात करें कि ये होते कैसे हैं तो आयनिक ठोस कठोर और भंगुर होते हैं, जबकि अधात्विक ठोसों की बात की जाए तो धात्विक ठोस कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जब हम किसी धातु को पीटते हैं और अगर उसमें आवाज़ आती है तो हम कहेंगे कि धातु आघात वर्धनीय है। वहीं जबकि हम अगर आणविक ठोसों की बात करें तो ये सामान्यतः सॉफ्ट होते हैं। जबकि अगर हम सहसंयोजी ठोस की बात करें तो कठोर और सॉफ्ट। कठोर का एक एग्जाम्पल जो है वो हीरा है और जबकि मृदु का एक जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेफाइट। तो जी हीरा जो है आपका एक सहसंयोजी ठोस है जबकि सबसे कठोर है। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि विद्युत का प्रभाव कैसे होता है तो आयनिक ठोसों में आयनिक जो ठोस होते हैं ठोस अवस्था में तो विद्युत का प्रभाव नहीं करते हैं, जबकि अगर हम गलित अवस्था की बात करें या जलीय या विलयन हो अगर इनका तो ये विद्युत का प्रभाव करते हैं। अब ये सवाल पूछा जाता है कि आयनिक जो ठोस हैं वो विद्युत का प्रभाव क्यों करते हैं। तो कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ विद्युत का अगर प्रभाव करता है तो वो प्रभाव तभी करेगा जब उसमें मुक्त आयन मौजूद होंगे। फिजिक्स के हिसाब से आप इसे कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन और जबकि केमिस्ट्री में मुक्त आयन कहा जाता है। वहीं अगर हम धात्विक ठोसों की बात करें तो धात्विक ठोस चाहे गलित अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो, ठीक है, ये अपनी दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में होते हैं। वहीं आणविक ठोस की बात करें तो सामान्यतः कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वहीं सहसंयोजी ठोस की बात करें तो मोस्टली कुचालक ही होते हैं, नॉन कंडक्टर, जबकि ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर हम धात्विक ठोसों की बात करें, फिर से आयनिक ठोसों की बात करें तो आयनिक ठोसों में धात्विक ठोसों इनका जो गलनांक होता है वो धात्विक ठोसों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक धातु और एक अधातु के बीच में सपोज कीजिए ये NaCl है, ठीक है, और ये Cl,
तो इनके बीच में ये जो बंध है वो वैद्युत आकर्षण बंध है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कैसे दिया है, क्लोरीन को दिया है। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी 2 8, सोडियम की वैलेंसी 2 8 और एक होती है इसकी 2 8 7 7 होती है इसकी क्लोरीन की। तो ये बंध तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इनके जो गलनांक होते हैं वो धात्विक ठोसों से ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हम धात्विक ठोसों की बात करें तो इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। अगर हम आणविक ठोसों की बात करें तो इनके गलनांक सबसे निम्न होते हैं। वहीं अगर हम सहसंयोजी ठोसों की बात करें, ये बात याद करने लायक है कि सहसंयोजी ठोसों के गलनांक सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन 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 इस तरह से जाल बना लेते हैं। ठीक है, एक नेट बना होता है। इस वजह से इस नेट को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी वजह से ये ठोस, इनका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं। मैंने शायद यहाँ एक आपको, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आयनिक ठोसों के जो एग्जाम्पल हैं वो NaCl, ZnS, CF2, MgO। वहीं धात्विक ठोसों की बात की जाए तो आयरन, कॉपर, जितनी भी मेटल हैं सब धात्विक ठोस हैं। आणविक ठोसों की बात की जाए तो आर्गन, CCl4, H2, I2, CO2, HCl, SO2, H2O। ठीक है बेटा, ये जो सब हैं वो आणविक ठोस हैं। वहीं अगर हम सहसंयोजी ठोस की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, क्वार्ट्ज, ये सभी आपके सहसंयोजी ठोस हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ आणविक ठोसों को हमने दोबारा से बांटा है। ठीक है, सबसे पहले अध्रुवीय। क्योंकि ये इस प्रकार के ठोस में एक ही प्रकार के परमाणु लंदन बल या वीक वंडरवाल्स बल्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि ये एक ही परमाणु होता है। देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 है। इस वजह से ये अध्रुवीय है। ठीक है, यहाँ पोल का जनरेशन नहीं हो रहा है। तो जितने भी अणु हैं जिनमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं सभी मिलकर बनाते हैं आणविक ठोस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हैं आर्गन, H2, I2। अब इनके हम गुणों की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं जनरली। ठीक है, विद्युत के कुचालक होते हैं। जब फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत का कुचालक नॉन कंडक्टर हैं। ठीक है, चालन होगा नहीं। गलनांक निम्न है क्योंकि वीक वंडरवाल्स बल से जुड़े हैं। कमरे के ताप पर जनरली द्रव और गैस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ध्रुवीय ठोसों की तो ध्रुवीय ठोस देखो, अब देखिए ये दो अलग अलग एटम हैं। जैसे कि ये सल्फर और ये आपका एक तरफ O और ये दूसरी तरफ O। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज की वजह से यहाँ माइनस जनरेट हुआ, यहाँ प्लस जनरेट हुआ और यहाँ माइनस जनरेट हुआ। तो ये इस तरह से दो पोल जनरेट हो जाते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस संरचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सेम ऐसे भी यहाँ भी यही होता है। देखिए, ऑक्सीजन पे एक माइनस का चार्ज है। ठीक है, और सल्फर पे प्लस के चार्ज है। इसे आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ सल्फर पे 2 प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है, वो मैंने ऐसे ही कर दिया है, जस्ट आपको समझाया है। तो इसे द्विध्रुव जनरेट हो जाते हैं। तो ये द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ठोस में दो विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से ध्रुवीय आकर्षण के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं SO2, ठीक है, और CO2 और NO2। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी सॉफ्ट होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, गलनांक अध्रुवीय ठोसों की तुलना में ज़्यादा होता है और कमरे के ताप पर ये भी द्रव होते हैं। अब चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखिए, हाइड्रोजन इस प्रकार के ठोस
जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बंध को बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए H, ये O, ये H, और यहाँ पर इस तरह से ये दूसरा H, ये आपका एक दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, फिर ये बॉन्ड, फिर ये H, फिर ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, तो इस तरह से तो ऐसे कोई भी ठोस जिनमें इस तरह से हाइड्रोजन बंध पाया जाता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इनके एग्जाम्पल हैं NH3, H2O, HCl। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि पिछली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी जिसमें क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर के बारे में बताया गया था या ठोस क्या होते हैं, तो उन पर आधारित कुछ सवाल हैं, हम उन्हें करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला सवाल है ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इनके कण जो हैं एक नियमित क्रम में लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब अगर नियमित क्रम में लगे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ठोस कठोर होते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो आप इनमें क्लोज पैकिंग पाई जाती है, इस वजह से ठोस कठोर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो आप मुझे बताएं, क्या आपको यहाँ पर किसी में भी कोई स्थान दिख रहा है किसी के बीच। जब कोई किसी के बीच यहाँ स्थान नहीं है तो हम दाब डालकर इनके स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब हम दाब डालकर स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते तो इनके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसीलिए ठोस का आयतन निश्चित होता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। देखिए पॉलीयूरेथेन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, ये सब दिए हैं, मैंने यहाँ आपकी सहायता के लिए वर्गीकृत कर चुका हूँ। क्रिस्टलीय ठोस में आप देखेंगे तो बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर। क्रिस्टलीय ठोसों में अगर आप देखते हैं तो पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, ठीक है, सेलोफोन, PVC, रेसा और कांच। ठीक है जी, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है। तो देखिए कांच में बहने का गुण होता है और कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है। पहली बात तो हमें कहेंगे कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है और इसमें बहने का गुण होता है, इसीलिए कांच को एक अतिशीतल द्रव माना जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन 5 कि किसी ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान है। ठीक है, तो इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या ये विदलन गुण, पिछली क्लास में मैं आपको विदलन गुण बताना भूल गया था। विदलन गुण का मतलब होता है कि अगर ये एक ठोस है और मैंने इसे बीच में से यहाँ काटा, कहीं से भी काटा, तो इसकी दोनों सरफेस अगर स्मूथ आती हैं, चिकनी आती हैं, तब तो ये क्रिस्टलीय ठोस है। और अगर ये दोनों सरफेस रफ आती हैं तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसी की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विदलन। ठीक है जी, तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में सेम है। अगर सभी दिशाओं में सेम है तो ठोस समदैशिक होगा और विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों को अगर हम काटेंगे, ठीक है, तो रफ सरफेस मिलेगी। इसके बाद अंतराल बलों के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए इसमें सोडियम सल्फेट क्रिस्टलीय है और आपका जिंक सल्फाइड क्रिस्टलीय ठोस है। इसके बाद बस यही दो हैं। आणविक ठोस की बात की जाए तो बेंजीन आपका आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस, जबकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड, यूरिया हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसके बाद वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है जी, इसके बाद सहसोजी ठोस की बात करें तो हीरा सहसोजी ठोस है, सिलिकॉन कार्बाइड सहसोजी ठोस है। इसके बाद अगर हम बात करें धात्विक ठोसों की तो कॉपर ये और रुबीडियम। ठीक है जी, तो ये दोनों आणविक ठोस हैं हमारे। चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद सहसोजी ठोस हो गए, धात्विक ठोसों में कॉपर और रुबीडियम। इसके बाद क्वेश्चन 7 सॉलिड ठोस और साथ ही पिघली हुई अवस्था में एक बहुत कठोर विद्युत इंसुलेटर है। पिघली अवस्था में विद्युत इंसुलेटर है और अत्यधिक उष्णता पर पिघलता है। ठीक है, यह किस प्रकार इंसुलेटर है जी।
यानी नॉन कंडक्टर है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो जी ये कठोर है, बहुत अच्छे ताप पर पिघलता है, यानी क्वथनांक गलनांक तो ज़्यादा है, लेकिन नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मतलब एक सहसंयोजी ठोस है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 पर। विद्युत चालक, आघात वर्धनीय और तन किस प्रकार के ठोस होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, आघात वर्धनीय धातु, तान कर आभूषण बनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? धात्विक ठोस। वहीं हम क्वेश्चन 9 की बात करें, आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक क्यों होते हैं? मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, क्योंकि गलित अवस्था में मुक्त आयन पाए जाते हैं, इसीलिए ठोस कैसे होते हैं? हाँ, तो क्योंकि ये गलित अवस्था में इनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे अब एकक कोष्ठ का। ठीक है जी, कुछ सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, एक एक बार दोहरा लें आप, और ठीक है फिर बाय बाय।